तो आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो नए घर में शिफ्ट होने को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसे लगा था कि वो एक नई शुरुआत, एक नई जगह करने जा रही है। लेकिन जैसे ही उसने उस घर में कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया। चलिए जानते हैं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। कमरे से लगातार चमेली के फूलों की महक आ रही थी और उससे रुचिका बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। वो कई बार कमरे में घूमकर पूरा कमरा चेक कर चुकी थी, लेकिन चमेली के फूल उसे अपने कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है, जिससे रुचिका चौंक जाती है। रुचिका जाकर दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर झांक कर देखती है। तभी बाहर लॉबी का बल्ब भी टूटकर नीचे गिर पड़ता है और रुचिका को अचानक तेज ठंडक का एहसास होने लगता है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और कानों में एक अजीब सी अस्पष्ट गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। रुचिका को महसूस होता है जैसे कोई भारी भरकम सा हाथ अभी अभी उसके होठों को छूकर गुजरा है। रुचिका का डर से रोम रोम कांप उठा था। वो चीख कर अपनी माँ की ओर भागती है तो देखती है उसकी माँ रसोई में कुछ पका रही है। रुचिका दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ कुछ तो है यहाँ। मैंने अभी अभी महसूस किया है। मैंने आपसे एक बात छुपाई है माँ। वो कल शाम को मैं आपको बताए बिना उस मजार पर गई थी। रुचिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और वो लगातार माँ को कल शाम हुई घटना के बारे में बता रही थी। अचानक ही रुचिका के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। पीछे रुचिका की माँ खड़ी हुई उसे आवाज लगा रही थी। रुचिका, क्या हुआ है तुझे? रसोई में अकेली खड़ी क्या बड़बड़ा रही है? रुचिका आंखें खोलकर देखती है। उसकी माँ रसोई के दरवाजे पर खड़ी उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। वो घबराकर पलटकर अपने आसपास देखती है। उसके पास इस समय कोई भी नहीं था। अगर माँ वहाँ खड़ी है तो मैं अभी तक जिससे लिपटकर बातें कर रही थी वो कौन थी? माँ, आप वहाँ कैसे पहुँच गयी? अभी तो मेरे पास खड़ी थी ना। अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं तो अपने कमरे में गई थी। मेरे कपड़ों पर तेल गिर गया था तो कपड़े बदल रही थी। फिर मुझे रसोई से तेरे सिसकने की आवाज आई। यहाँ आकर देखा तो तू अकेले में न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। रुचिका का सर चकराने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ घट रही इन घटनाओं का आखिर क्या मतलब था। रुचिका के साथ हो रही इस घटना को समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से देखना होगा। चंडीगढ़ से कुछ दूर बसा था एक गांव, कचनापुर। शहर के कोलाहल से दूर मनीष ने इस गांव में एक टुकड़ा जमीन लिया था। मनीष के लिए ये जमीन एक समझदारी भरा फैसला था। वो अपनी पत्नी बीना और 2 बच्चों के साथ आंखों में एक नए घर का सपना लिए उस सूनी पड़ी जमीन पर पहुंचा। लेकिन वो सपना बनाने की शुरुआत ही एक अशुभ नजर से हुई। बीना की नजर उस जमीन के बाजू में झाड़ियों में छुपी एक पुरानी टूटी मजार पर टिकी। इतनी दूर, इतनी सुनसान जगह और ये मजार? मनीष, ये सही नहीं लग रहा। अरे बीना, शहर के अंदर तो महंगी जमीन लेना मेरे बस की बात नहीं। ये जगह सस्ती है और मजार है तो क्या हुआ, अच्छा है, लोगों की आवाजाही लगी रहेगी। ये जगह शहर से थोड़ा बाहर जरूर है लेकिन सुनसान बिल्कुल नहीं है। दिन रात मोटर गाड़ियां दौड़ती है सामने की सड़क से। और वैसे भी हमारा घर बनेगा तो देखा देखी एक एक करके आसपास खुद ब खुद लोग बसने लगेंगे। तुम फिक्र मत करो। इतने में हल्की हवा चलती है और एक झोंका बीना की गर्दन पर महसूस होता है। वो पलटकर देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे नहीं माँ, वो देखिए, मजार के अंदर से तो तेज चमेली की खुशबू आ रही है। लगता है अभी अभी कोई आया है। फूल और चादर चढ़ाकर गया होगा शायद। इसका मतलब है ये मजार वीरान नहीं है। फिर चिंता कैसी? बीना की बेचैनी हर शब्द में झलक रही थी, लेकिन मनीष या तो समझ नहीं पा रहा था या फिर समझना नहीं चाहता था। उसने वही जमीन फाइनल कर दी और जल्द ही घर बनवाने का काम शुरू हो गया। 6 महीने की मेहनत के बाद घर तैयार था। मनीष, बीना, रुचिका और रूहान वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में 4 लोगों की वो छत 2 चेहरों तक सिमट गई। मनीष दुबई लौट गया, रूहान हॉस्टल चला गया। अब उस नए वीरान घर में सिर्फ बीना और रुचिका रह गई थीं। रुचिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। इन दिनों वो घर पर खाली रहती थी और धीरे धीरे
अकेलापन उसकी आदत बनता जा रहा था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। सूरज की गर्मी अब शीतल पड़ चुकी थी। रुचिका छत पर आ गई। खुले बाल, गुलाब की तेज खुशबू वाला इत्र और आंखों में गहरा काजल लगाए वो छत पर टहल रही थी। तभी अचानक उसे चमेली के फूलों की तेज सुगंध महसूस होने लगी। रुचिका ने अपनी छत से चारों ओर नजर घुमाई तो तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर बनी मजार की टूटी दीवार के उस पार से उसे हल्का सा धुआं उठता दिखाई दिया। लगता है मजार पर कोई फूल और अगरबत्ती लगाकर गया है, तभी इतनी तेज महक आ रही है। अब उसका ध्यान बार बार उसी मजार की तरफ जाने लगा था। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद अचानक ही रुचिका छत से नीचे उतरी और मजार की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जब से वो इस मकान में शिफ्ट हुए थे, ये पहली बार था जब रुचिका ने मजार को अंदर से देखने का मन बनाया था। वो मजार के पास पहुंची और एक टूटी हुई दीवार पर बैठ गई। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मजार पर चमेली के फूलों की चादर और अगरबत्तियां जलती हुई नजर आ रही थी। लगता है अभी कुछ देर पहले ही कोई यहाँ पर ये सब रख कर गया है। कितना सुकून है यहाँ। इतनी शांति आजकल कहाँ मिलती है। मेरा तो दिल करता है मैं यही रह जाऊं। वैसे ये अच्छा आइडिया है। मैं शाम को यहाँ आया करूंगी, लेकिन माँ से नजर बचाकर, क्योंकि अगर माँ ने मुझे यहाँ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। रुचिका मजार को देखकर अपने आप से बातें कर रही थी। कुछ देर वो वहां बैठी रही, फिर तन्हाई में कुछ गुनगुनाने लगी। जैसे ही उसके होठों से सुर निकले, माहौल कुछ अजीब सा बदलने लगा। अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। रुचिका चौंक गई और चारों ओर देखने लगी। अभी तक शांत पड़ा मौसम अचानक करवट लेने लगा और उसी के साथ एक जोरदार आंधी चल पड़ी। चारों तरफ सिर्फ धूल उड़ने लगी और उसी में रुचिका का गुलाबी दुपट्टा उड़कर मजार पर लिपट गया। रुचिका ने आंखें बंद कर ली, आंधी के रुकने का इंतजार करते हुए। कुछ देर बाद जब हवा थमी, उसने आंखें खोली तो देखा उसका दुपट्टा अब भी फूलों की चादर के ऊपर पड़ा हुआ था। वो घबराकर दौड़ी, अपना दुपट्टा उठाया, उसे सीने से लगाया और घर की ओर भाग पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि दुपट्टे में उलझे कुछ चमेली के फूल अब उसके साथ उसके कमरे तक आ गए हैं। घर लौटने के बाद रुचिका को अपना शरीर बहुत भारी लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तेज बुखार में हर जोड़ टूट रहा हो। उसने थर्मामीटर निकाला, टेम्परेचर चेक किया, लेकिन नतीजा देखकर हैरान रह गई। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। बुखार तो नहीं है, फिर अचानक मेरी तबीयत को क्या हो गया है? पूरा शरीर बोझ की तरह लग रहा है, हिलने का भी मन नहीं हो रहा। और मैंने तो आज रोज वाला परफ्यूम लगाया था, फिर मेरे कमरे से चमेली की महक क्यों आ रही है? रुचिका बिस्तर पर बैठी ये सब सोच ही रही थी कि तभी बीना की आवाज आई। अरे रुचिका, दिन छिपने को है, इस समय कहाँ चली गई थी? यहाँ आसपास कुछ है भी तो नहीं, ऐसे अकेले में मत निकला कर बेटा। तुम्हारे पापा भी ना पता नहीं क्या सोचकर हमें इस जंगल में बसा गए। माँ, क्यों गुस्सा करती हो? ये जगह उतनी बुरी भी नहीं है। कितना सुकून सा महसूस होता है यहाँ पर। रुचिका अभी मजार के बारे में बताने वाली थी कि तभी उसे याद आया कि अगर उसने माँ को बताया कि वो अकेली उस पुरानी मजार पर गई थी तो जरूर उसे डांट खाने को मिलेगी। इसलिए वो चुपचाप बात बदल देती है। माँ के हाथ का स्वादिष्ट सांभर और चावल खाने के बाद रुचिका को अपनी पलकें बहुत भारी महसूस हो रही थी। क्या बात है रुचिका, तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? और तू बैठे बैठे झपकियां ले रही है। नींद आ रही है तो जाकर सो जा बेटा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही, आंखें खोलने की भी ताकत नहीं है ऐसा लग रहा है। रुचिका अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में डूब गई। आधी रात का समय था, कमरे में सन्नाटा पसरा था। रुचिका गहरी नींद में थी, तभी उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वो करवटें बदलने लगी, होठों से कराहटें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को अपने कब्जे में कर लिया हो। वो बिस्तर पर छटपटा रही थी, उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब रुचिका की आंख खुली
उसका पूरा शरीर दर्द से अकड़ रहा था। शरीर पर जगह जगह नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे बेदर्दी से पीटा हो। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, रुचिका उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। न पिछली रात कोई अंदर आया, न कोई बाहर गया। तो फिर आधी रात के बाद उसका शरीर इस तरह जख्मी कैसे हो गया? पूरे 10 घंटे की नींद के बाद भी रुचिका को अपना शरीर बेहद भारी लग रहा था। आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। नहा लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा। समझ नहीं आ रहा इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे। बाथरूम में नहाते हुए उसकी नजर आईने पर गई। उसके शरीर पर जगह जगह लाल और नीले निशान पड़े हुए थे। हे भगवान, ये कैसे निशान है? क्या करूं? माँ को कैसे बताऊं? और अगर माँ ने मुझे गलत समझ लिया तो? रुचिका एक अजीब सी उधेड़ बुन में फंसी हुई थी। नहाने के बाद उसने जल्दी से कपड़े बदले और कमरे से बाहर आई। माँ कहाँ हो आप? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? डॉक्टर के पास चले क्या? माँ, अपने हाथ की चाय पिला दो ना, उसी से ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रुचिका अपने कमरे में जाकर फिर से बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद माँ चाय लेकर उसके कमरे में आई। रुचिका, तेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है बेटा? पता नहीं माँ, कैसे बल्ब फ्यूज हो गया। सुबह उठते ही नया बल्ब लगाया था, लेकिन वो भी फूटकर नीचे गिर गया है। अच्छा, बड़ी अजीब बात है। ऐसे अंधेरे में कैसे रहेगी तू? चल मेरे कमरे में बैठ जा। अभी बाजार जाऊंगी ना तो नया बल्ब ले आऊंगी। आप क्यों चिंता करती हैं? और वैसे भी अब कौन सी मुझे पढ़ा। इस समय कोई भी नहीं था। रुचिका की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो चकराकर नीचे गिर पड़ती है। आखिर क्या राज है रुचिका के साथ घट रही इन घटनाओं के पीछे? घर के पीछे बनी हुई उस पुरानी खंडहर हो चुकी मजार का राज आखिर है क्या? क्या रुचिका ये समझ पाएगी कि जो कुछ भी उसने अभी महसूस किया वो सिर्फ एक शुरुआत भर है? आने वाले समय में अभी उसे बहुत कुछ देखना बाकी है। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग में। For more horror stories, like, share, subscribe.